वेंकटपुर नाम के गांव में पति पत्नी सुभद्रा और रविंद्र रहते थे। उनकी एक चांदनी नाम की बेटी थी। चांदनी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही सुभद्रा का निधन हो गया था और फिर रविंद्र ने वसंता नाम की औरत से शादी कर ली। शुरुआत में वसंता ने चांदनी का अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन बाद में उसकी दिलचस्पी चांदनी से ज्यादा रविंद्र की संपत्ति में हो गई। वो चांदनी से छुटकारा पाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वो चांदनी को बहुत दुखी करती ताकि वो खुद ही वहां से चली जाए। एक दिन, अरे चांदनी, कहाँ मर गई? मैंने तुझसे बर्तन साफ करने को कहा था ना, कहाँ है? आंटी, मैं पौधों को पानी दे रही थी। चमेली के पौधों में फूल आ रहे हैं। अगर उन्हें पानी दूंगी तो वो और भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत हो गई तेरी बकवास। अपना मुंह बंद कर और जो कहा है वो कर। क्या तू ये फूल बालों में लगाकर घूमने वाली है? अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरी खैर नहीं। वसंता तुरंत रसोई में गई और एक चम्मच खूब गर्म करके लाई और चांदनी के दोनों हाथ जला दिए। चांदनी से वो दर्द सहन नहीं हुआ। वसंता के जाने के बाद वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो पड़ी। माँ, तुम मुझे इस नरक में छोड़कर क्यों चली गई? मेरी क्या गलती है? आंटी मुझे रोज इस तरह सजा क्यों देती है? आंटी मुझे दुखी करती है। माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और चांदनी रोती रही। तभी वसंता बड़े गुस्से में वहां आई। अपनी माँ को थोड़ा और बता। तुझे क्या लगता है कि तेरी मरी हुई माँ यहाँ आएगी और तेरा ख्याल रखेगी? जो मेरी नहीं सुनेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अब जा और खाना पका, खाने का समय हो गया। वसंता की बात सुनकर चांदनी रोते हुए रसोई में चली गई। अगले दिन वसंता उसे एक बड़ी अभिनेत्री के घर में नौकरानी का काम करने के लिए छोड़ आई। देख लड़की, जब तू अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी रो रही थी तो मैंने सुना कि तू तस्वीर से क्या क्या बोल रही थी। तूने कहा ना कि तुझे मेरे साथ उस घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं तुझे यहाँ काम करने के लिए छोड़ रही हूँ। अब तू यहीं रहना और इन लोगों के लिए काम करके खुश रहना। अब तुझे मेरी ओर से कोई तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी शांति मिलेगी। वसंता चांदनी से ऐसा बोलकर वहां से चली गई। उस घर की मालकिन जेसी को चांदनी पसंद नहीं थी। जेसी नौकरों से हमेशा एक दूरी बनाकर रखती थी। चांदनी उसके लिए जो कुछ भी लाती थी वो मना कर देती थी और कुछ खास बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देखो, तुम यहाँ नौकरानी हो, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं। बाहर के कई लोग तुम्हारे पीछे लगेंगे क्योंकि तुम एक एक्ट्रेस के घर में काम करती हो, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। तुमको वही सब करना है जो मैं कहूंगी, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। इसे ध्यान में रखना और सावधान रहना। मेरी बात नहीं सुनोगी तो अच्छा नहीं होगा। मैडम, मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। चलो अब जाओ यहाँ से। आपको खाली पेट नहीं सोना चाहिए मैडम, इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। प्लीज कुछ खा लीजिए, फिर सोइएगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे निजी मामलों में दखल मत दो। तुमको मेरे निजी मामलों में दिलचस्पी क्यों है? अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी बात के आगे कुछ बोलने की सोचना भी मत, समझी? चलो निकलो। जेसी के उसे ऐसे डांटने पर चांदनी सीधी अपने कमरे में चली गई। एक हफ्ते बाद एक शूटिंग के दौरान जाते हुए दुर्घटना में जेसी को चोट लग गई। जेसी के हाथ में चोट आई थी जिससे उसे खाने में दिक्कत हो रही थी। उसके बुलाने पर चांदनी उसके पास आई। ओ नो, मैं हाथ क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पा रही हूँ। चांदनी, हाथ की चोट को तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो डायरेक्टर मुझे शूटिंग में आने के लिए मना कर देंगे। बुरा मत मानो मैडम, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। मैं खिला देती हूँ आपको। ये सुनकर जेसी की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मुझे माफ कर दो चांदनी। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें एक गुलाम की तरह रखा। तुम जैसी भले दिल की लड़की को अपने करीब देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है चांदनी। कोई बात नहीं मैडम, अब आप बोलो मत और लंच कर लो। जब चांदनी ने जेसी को बड़े प्यार से खिलाना शुरू किया
तो उसके हाथों पर घाव के निशान दिखकर जेसी ने पूछा, अरे तुम्हारे हाथों को क्या हुआ चांदनी? ये घाव कैसे हैं? क्या बताऊं मैडम, ये मेरी सौतेली माँ ने किया है। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी और मेरे हाथ और मेरे शरीर के कई हिस्सों को जलाकर मुझे सजा देती थी। ये सब घाव मुझे उन्हीं की याद दिलाते हैं। बुरी थी वो, पता नहीं क्यों मुझसे चिढ़ती थी बहुत, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। तुम कितनी महान हो चांदनी, इतने दुख सहने के बाद भी तुम दूसरों को खुशी बांटती हो। अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद जेसी ठीक हो गई और फिर से शूटिंग के लिए जाने लगी। वो चांदनी को भी शूटिंग देखने के लिए ले जाने लगी। एक दिन सेल्वराज की नजर चांदनी पर पड़ी और उसने उसे बुलाया। इधर देखो लड़की, किसके साथ आई हो तुम? मैं जेसी मैडम के साथ हूँ, उन्हीं के साथ आई हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मैं एक फिल्म की शूटिंग करने की सोच रहा हूँ। अगर मैं उस फिल्म में तुमको एक अभिनेत्री का रोल दूंगा तो क्या तुम करोगी? मैं मैडम से पूछकर बता दूंगी। ठीक है सर। अरे चांदनी, मुझसे क्यों पूछना है? जब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है तो तुम्हें खुशी खुशी उसे हाथ में ले लेना चाहिए। डायरेक्टर साहब, हमारी चांदनी जरूर एक्टिंग करेगी, बस आप तैयारी शुरू करो। ऐसे ही धीरे धीरे चांदनी और भी फिल्मों में काम करने लगी और बड़ी होकर एक बेहतरीन अभिनेत्री बन गई। कुछ ही समय में उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। अब जब चांदनी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी तो वसंता भी एक दिन चांदनी के पास आई। मुझे माफ कर दो चांदनी, इस दुनिया में मेरा कोई अपना बच्चा तो है नहीं। मेरे लिए जो भी हो बस तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बेटी, मुझे अपने साथ रहने दोगी? मैं भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी आंटी। अगर आप एक माँ के तौर पर मेरा ख्याल रखेंगी और सच्चा प्यार देंगी तो मैं भी पुरानी बातें भूल जाऊंगी। आपका पछतावा देखकर मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ। आप मेरे साथ रहिए। उस दिन के बाद से चांदनी और वसंता खुशी से साथ रहने लगे। शांतम्मा और उसका बेटा पवन पानपाकम में रहते थे और उस गांव में शांतम्मा को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शांतम्मा चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए और बहू दहेज में खूब सारा सोना लेकर आए। उसका सोने के लिए एक तरह का पागलपन था। आखिरकार शांतम्मा को हेमा के रूप में एक उपयुक्त बहू मिल ही गई और हेमा पवन से शादी करके घर आई। एक दिन की बात है, सुबह सुबह, हेमा, मुझे आशा है कि तुमको ये घर पसंद आएगा और ये सब तुम्हारा ही है। माँ जी, आपने कहा था लेकिन मैं सोना नहीं ला सकी। मेरे पिता ने अंत तक बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। मैं वो आपको दे सकती हूँ। मैंने उन्हें साफ साफ बताया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये तो गलत है। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे पिता जल्द ही सोने का भी इंतजाम कर देंगे। तुमने और तुम्हारे पिता ने अपनी बात नहीं रखी। अगर शुरुआत में ही तुम लोग ऐसा धोखा दे सकते हो तो पता नहीं आगे चल के क्या करोगे। लेकिन मुझे भी पता है कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। शांतम्मा को गुस्सा आ गया और वो चली गई। हेमा चुप थी और उसका भी मूड खराब हो गया था। रात को तीनों खाना खाने के लिए बैठे थे। सब्जी खाते ही, इस बेस्वाद सब्जी को मैं कैसे खाऊं? देखो कितनी फीकी है। अगर मैं इस तरह का खाना खाऊंगी तो जल्दी अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगी। क्या सच में माँ जी? मैंने तो खाना बहुत प्यार से बनाया है। आपको भरमा बैंगन पसंद है, इसीलिए मैंने ये खास आपके लिए बनाए। मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, बड़ा आया अपनी बीवी की तरफदारी करने वाला। बीवी के आते ही उसी का बनाया खाना अच्छा लगने लगा और अपनी माँ के खाने का स्वाद। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था माँ, बस ये कहना चाह रहा था। ठीक है, कर जो करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। देखो एमा, बहुत बारिश हो रही है,
जरा ध्यान रखना हर चीज का, यूं ही नहीं छोड़ देना इधर उधर, सारी चीजें संभाल के रखना। ठीक है माँ जी। अगर तुम्हारे पास कोई जेवर है तो मुझे दे दो, मैं इसे तिजोरी में संभाल के रख लूंगी। अभी तो मेरे पास कोई जेवर नहीं है माँ जी। देखो बेटा, इसके पिता ने कहा था कि ढेर सारा सोना देंगे, एक भी सोने का गहना नहीं दिया है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरा पेट भर गया है, तुम दोनों खाते रहो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हेमा, अब तुम अपनी सारी शिकायतें अपने पति को बताते रहना। मेरी बला से कुछ भी नहीं लेकर आई, एक भी गहना नहीं लेकर आई। कैसे घर की लड़की है। शांतम्मा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। देखो जी, माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि मैं सोने के गहने नहीं लाई। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें वो बुराई ही निकालती है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से मेरा दिल नहीं लग रहा है इस घर में। उनका बर्ताव खराब होता जा रहा है मेरे लिए। ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि माँ सोने के लिए कितनी पागल है। वो जहां भी जाती है अपना सोना अपने साथ बांध कर लेकर जाती है, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तुम भी शांत हो जाओ और चलो सोने चलते हैं हम दोनों आराम से। पवन और हेमा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने शांतम्मा के कमरे से चीखने की आवाज सुनी। जल्दी आओ, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ हमारे घर को बहा ही ले जाएगी। देखो, पानी हमारे घर के अंदर तक आ गया है। हे भगवान, मेरी तिजोरी, उसका क्या होगा? जब उन्होंने देखा कि पानी घर में घुस गया है तो बाहर जले जाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते शांतम्मा अपने सोने के गहनों का थैला पकड़े पानी में बहने लगी। उसे देखकर, देखो माँ जी, उनके सोने के थैले के साथ बाढ़ में बह रही है। अब हम क्या करें? उन्हें कैसे बचाएं? अगर माँ उस थैले को छोड़ देती है तो शायद वो सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंच जाएगी, वरना पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम उन्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, हमें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हेमा अपनी सास को बचाने के लिए उसकी तरफ तैरने लगी और उसके पास पहुंच गई और उसका ढांढस बंधाने लगी। सास का सोने का थैला बाढ़ के साथ बह रहा था। शुक्र है आप सही सलामत बच गई। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं पवन को छोड़कर जल्दी से आपको बचाने आ गई। लेकिन आपके हाथ में आपका सोने का थैला था ना, वो कहाँ गया? सासू माँ, आपका सोने का थैला कहाँ गया? वो तो बाढ़ के साथ चला गया बहू। जाने दो, कम से कम मेरी जान तो बच गई, वही काफी है। आपके कहने से मुझे बहुत तसल्ली महसूस हो रही है। अब वे दोनों पानी में फंसे पवन को बचाने गई। हेमा उसकी तरफ तैरी और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये सब करते हुए वो खुद ही पानी में डूब गई। जैसे ही वो पानी से ऊपर आई, उसका शरीर सोने के गहनों से लदा हुआ था। फिर वो अपने पति पवन को भी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लाई। पवन को बचाकर वो अपनी सास के पास गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं पवन? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? और माँ, आप? तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं बाढ़ से बच गई। अरे हेमा, तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिल गया? पूरी लदी हुई हो सोने के गहनों में, ये कैसे हो गया? अपनी सास की बात सुनकर हेमा का ध्यान अपने शरीर पर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर बहुत सारे सोने के गहने हैं। मुझे नहीं पता कि इतना सोना मेरे पास कैसे आया, ये तो चमत्कार ही हो गया। लेकिन माँ जी, मैं ये सारा सोना आपको देना चाहती हूँ, आप इसे मेरी तरफ से उपहार समझ लो। हेमा से खूब सारा सोना मिल जाने के बाद शांतम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो उसे अपनी बहू की हर बात पसंद आने लगी थी।